Hello everyone, this is काजल गुप्ता एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज ये एक वीडियो में हम लोग कम्प्लीटली पूरे चैप्टर फर्स्ट का रिवीजन करने जा रहे हैं। लाइफ प्रोसेस क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर। लाइफ प्रोसेस है क्या? तो ऑल द बेसिक फंक्शंस दैट वी परफॉर्म टू सस्टेन आवर लाइफ ऑन अर्थ इज कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। तो हम अपने लाइफ को चलाने के लिए जो कुछ भी बेसिक फंक्शंस परफॉर्म करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? लाइफ प्रोसेस। ठीक है, इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं? सबसे पहले क्या है? न्यूट्रिशन। हमारे लिए खाना बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूट्रिशन है। देन रेस्पिरेशन है, एक्सक्रीशन है और ट्रांसपोर्ट है, सर्कुलेटरी सिस्टम है। ये सारे हमारे बेसिक फंक्शंस होते हैं और ये लाइफ प्रोसेस का पार्ट है। और अब हमें यहाँ पे इन चारों को पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर में। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि न्यूट्रिशन क्या है। इनटेक ऑफ फूड मटेरियल एंड इट्स यूटिलाइजेशन इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। तो खाने को खाया और उसका हमारी बॉडी में जाकर के क्या हुआ? यूटिलाइजेशन हुआ, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? एनीथिंग दैट वी ऑब्टेन फ्रॉम आवर सराउंडिंग एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। कोई भी चीज़ जो हम अपने सराउंडिंग से लेते हैं एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, इसी को हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स के सोर्सेज बहुत सारे हैं, लेकिन अल्टीमेटली हमें उन सारे सोर्सेज से मिलता क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन यही मिलते हैं। ठीक है, तो अभी हम देख रहे हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन। कितने न्यूट्रिशन के मोड हैं? तो मेनली देयर आर टू मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। फर्स्ट इज ऑटोट्रॉफिक एंड सेकेंड इज हेटेरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक क्या होता है? तो ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं पहले समझते हैं। दोज ऑर्गेनिज्म विच कैन प्रिपेयर देयर फूड बाय यूजिंग CO2 एंड वाटर आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स एंड दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, अब ये जो ऑटोट्रॉफ है ना, इनमें जो सोर्स ऑफ एनर्जी है इस बेसिस पर इनको दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज फोटो ऑटोट्रॉफ एंड सेकेंड इज कीमो ऑटोट्रॉफ। फोटो ऑटोट्रॉफ में फोटो मीन्स क्या होता है? सनलाइट। यहाँ पर जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो क्या होगा? सनलाइट। जबकि कीमो ऑटोट्रॉफ में जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो क्या होगा? केमिकल रिएक्शन। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। फोटो ऑटोट्रॉफ में जितने भी जहाँ भी क्लोरोफिल पाया जाता है वो सारे ऑर्गेनिज्म फोटो ऑटोट्रॉफ में आते हैं, जैसे ग्रीन प्लांट्स, एल्गी एंड सम बैक्टीरिया। कुछ ऐसे बैक्टीरिया जैसे कि क्लोरोबियम, क्रोमेशियम, रोडोस्पाइरिलम, ऐसे कुछ बैक्टीरिया हैं जो फोटो ऑटोट्रॉफ होते हैं। कीमो ऑटोट्रॉफ में क्या आते हैं? सल्फर बैक्टीरिया है, आयरन बैक्टीरिया है, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, दिस ऑल आर कीमो ऑटोट्रॉफ। ठीक है, तो अभी ये आप समझ गए कि ऑटोट्रॉफ क्या होता है, हेटेरोट्रॉफ क्या होते हैं। हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में वो सारे ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड है जो अपना भोजन नहीं बना सकते। ठीक है, those organism which cannot prepare their food by using inorganic substances like CO2 and water, ठीक है, are called heterotrophs and this mode of nutrition is called heterotrophic mode of nutrition। ठीक है, अब इन्हें भी 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज सैप्रोट्रॉफिक, सेकेंड इज पैरासाइटिक एंड थर्ड इज होलोजोइक। सैप्रोट्रॉफिक क्या होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डेड एंड डिकेइंग सब्सटेंसेस से अपना फूड लेते हैं। दोज ऑर्गेनिज्म विच ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग सब्सटेंसेस। और इसमें इनकी खास बात ये होती है कि जो भी डेड एंड डिकेइंग सब्सटेंसेस हैं ये ऑर्गेनिज्म एंजाइम्स को उसी फूड पर रिलीज करते हैं, सिक्रीट करते हैं और बॉडी के बाहर ही, यानी कि ऑर्गेनिज्म के बाहर ही वो फूड को डाइजेस्ट करके फिर वो उसको एब्जॉर्ब करते हैं। एग्जाम्पल क्या होगा? मशरूम, ईस्ट, ब्रेड मोल्ड, ये सारे फंगी हैं। ये सारे फंगी हैं, फंगस कैटेगरी के हैं और ये सभी के सभी सैप्रोट्रॉफ हैं। ये क्या करते हैं? एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन का मतलब क्लियर हो गया कि बॉडी के बाहर ही एंजाइम को सेक्रेट करते हैं उसी डेड एंड डिकेइंग सब्सटेंस के ऊपर, फूड वो डाइजेस्ट हो जाता है, फिर उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। सेकेंड क्या है? पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो पैरासाइट क्या है? दोज ऑर्गेनिज्म which obtain their food from the body of another organism without killing them। ठीक है, कोई ऑर्गेनिज्म जो होस्ट बॉडी से न्यूट्रिशन ले रहा है वो भी उसको किल किए बिना, उसी को हम बोलते हैं पैरासाइट। तो पैरासाइट भी क्या, जैसे मॉस्किटो है,
मॉस्किटो हम पर पैरासाइट होते हैं, ह्यूमन बींग्स पर पैरासाइट होते हैं। प्लाज्मोडियम, मॉस्किटो, लीच, है ना, लाइस, रिंग वर्म, सॉरी राउंड वर्म, टेप वर्म, ये सारे क्या है, ये पैरासाइट होते हैं। ठीक है, तो इस पर रिंग वर्म नहीं आता है, राउंड वर्म आता है। ठीक है, प्लाज्मोडियम, मॉस्किटो, राउंड वर्म यानी एस्केरिस, टेप वर्म, लीच, लाइस, ये सभी क्या है, पैरासाइट। होलोजोइक क्या होते हैं? होलोजोइक समझने के लिए आपको सारे न्यूट्रिशन के 5 स्टेप आपको पता होने चाहिए। वी नो द 5 स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन। फर्स्ट इज इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। देयर आर 5 स्टेप्स। जिन ऑर्गेनिज्म में ये 5 स्टेप्स होते हैं न्यूट्रिशन के लिए, वो सारे ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, होलोजोइक होते हैं। अब इनमें क्या है ना, पैरासाइट में तो डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट होता है। यहाँ पर ये इनकी बॉडी फूड को डाइजेस्ट नहीं करती है, ये डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करते हैं, तो इनका इनकम्प्लीट डाइजेशन होता है। ये भी बॉडी के बाहर डाइजेशन कर रहे हैं, सीधे एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो होलोजोइक में ऑल द 5 स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन टेक्स प्लेस। तो दोज ऑर्गेनिज्म विच इनटेक देयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ इंजेशन and ingested food then digest, and digested food is absorbed in the body to perform various functions, utilized in performing various functions are called holozoic। तो इसमें बहुत छोटा यूनिसेलुलर एनिमल अमीबा भी इंक्लूडेड है, ह्यूमन बींग्स भी आते हैं, कैट, डॉग, लॉयन, टाइगर, ये सब क्या है, होलोजोइक हैं। पैरासाइट, सेप्रोट्रॉप, ऑटोट्रॉप को छोड़ दिया जाए तो जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो सभी के सभी क्या हैं, होलोजोइक होते हैं। क्लियर? न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। एज यू नो कि प्लांट्स क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफ होते हैं, और यहाँ पर जो न्यूट्रिशन प्रोसेस है, यानी कि प्लांट जिस मैकेनिज्म से खुद फूड प्रिपेयर करते हैं उसे बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस किस जगह पर होता है, तो यू नो वेरी वेल कहाँ होता है, क्लोरोफिल में। ठीक है, तो लीव्स में होती है क्लोरोफिल और यहीं पर होता है फोटोसिंथेसिस। देखिए, तो फोटोसिंथेसिस क्या है, द मैकेनिज्म बाय विच plant prepare their food from inorganic substances like carbon dioxide, water in the presence of sunlight and chlorophyll is called photosynthesis। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, अभी देखिए प्लांट क्या है, CO2 और वाटर का यूज़ करके सनलाइट एंड क्लोरोफिल के प्रेजेंस में क्या बनाती है, ग्लूकोज। ये प्लांट जो प्रिपेयर करती है वो ग्लूकोज है। ठीक है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन करती है, उसके बाद इसका ट्रांसपोर्ट होता है सुक्रोज के फॉर्म में, और प्लांट स्टोर किस फॉर्म में करती है, शुगर को स्टार्च के फॉर्म में। ठीक है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। प्लांट जो फूड को बनाती है तो वो ग्लूकोज होता है, जब वो ट्रांसपोर्ट करती है तो सुक्रोज के फॉर्म में करती हैं, और स्टोर किस फॉर्म में करती है, स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करती हैं। ठीक है, और यही प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस, जहाँ पर ऑक्सीजन एज बाई प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है। तो प्लांट रेस्पिरेशन में तो वही करती हैं जो हम करते हैं, लेकिन प्लांट फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन रिलीज करती हैं। ठीक है, ऑक्सीजन गैस इवॉल्व करती हैं। अभी देखिए, यहाँ बात कर लेते हैं फोटोसिंथेसिस में रॉ मटेरियल्स कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं। तो आप में से बहुत से लोग गलत आंसर करते हैं कि रॉ मटेरियल 4 होते हैं। नहीं, रॉ मटेरियल कितने होते हैं, 2 होते हैं। रॉ मटेरियल वो होते हैं जो हमें प्रोडक्ट साइड में दिखाई पड़े। ठीक है, तो रॉ मटेरियल में है CO2 एंड वाटर, तो 2 होते हैं रॉ मटेरियल, वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। जबकि अगर हम इसेंशियल कंडीशन की बात करें तो इसेंशियल कंडीशन क्या होता है, यानी कि वो कंडीशन जिसको हम हटा दें तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस ना हो, इसे हम बोलते हैं इसेंशियल कंडीशन। तो वो 4 चीज़ें हैं, इन चारों में से किसी एक को एब्सेंट कर दिया जाए तो फोटोसिंथेसिस की मैकेनिज्म नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल, ये चारों ही क्या है, इसेंशियल कंडीशन होते हैं। तो CO2, वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल, ये सभी के सभी इसेंशियल कंडीशन होते हैं। अब बात करते हैं सोर्सेज ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल की क्या सोर्स है, किस जगह से प्लांट रॉ मटेरियल को ऑब्टेन करता है। तो फर्स्टली कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलता है, तो रॉ मटेरियल है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट ऑब्टेन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर थ्रू द स्टोमेटल पोर। तो स्टोमेटा के थ्रू प्लांट CO2 को एब्जॉर्ब करती हैं। वाटर प्लांट को कैसे मिलता है, तो प्लांट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल थ्रू द रूट हेयर्स। ठीक है, तो रूट हेयर्स के थ्रू सॉइल से वाटर लेती हैं, एटमॉस्फेयर से स्टोमेटा के थ्रू
कार्बन डाइऑक्साइड लेती हैं। ठीक है, अभी देख लेते हैं स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस या इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो कौन कितने स्टेप्स में फोटोसिंथेसिस की मैकेनिज्म कंप्लीट हो रही है। तो इसमें 4 स्टेप्स हैं जो आपको याद रखने हैं। सबसे पहले क्या होता है, सनलाइट जो आती है तो लाइट एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होता है। तो लीव्स में प्रेजेंट क्लोरोफिल क्या करती है, लाइट को एब्जॉर्ब करती है। तो फर्स्ट स्टेप इज एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, सनलाइट बाय क्लोरोफिल। सेकेंड स्टेप क्या होता है, ये जो सनलाइट है तो रेडिएशन एनर्जी है, अब इसको कन्वर्ट करना है किसमें, केमिकल एनर्जी में। तो सेकेंड स्टेप इज कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। तो सेकेंड स्टेप क्लियर हो गया, क्या होता है इसमें, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना होता है। थर्ड स्टेप क्या है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये जो वाटर है ये स्प्लिट करेगा, स्प्लिट करके क्या बनाएगा, ये ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो जाएगा और हाइड्रोजन निकलेगा जो कि यहाँ CO2 के साथ में ऐड ऑन हो जाती है। तो लास्ट स्टेप होता है रिडक्शन। तो ये जो हाइड्रोजन यहाँ से रिलीज हो रहा है तो ये CO2 के साथ ऐड हो जाती है और क्या बनाएगा, ग्लूकोज। तो ये बनाएंगे क्या, ग्लूकोज। रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू द कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस करके क्या बनाएगा, कार्बोहाइड्रेट। ये आपको हो गया पूरे इवेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस। अभी एक बात कर लेते हैं कसकटा प्लांट की। कसकटा को ये अमरबेल भी कहा जाता है और ये एक प्लांट ऐसा है जो नॉन ग्रीन होता है। तो नॉन ग्रीन है, इसका मतलब ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता और ये पैरासाइट के फॉर्म में मिलता है। तो एक प्लांट कसकटा यानी कि अमरबेल, ये पैरासाइट प्लांट है क्योंकि ये नॉन ग्रीन है, ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता है, क्लोरोफिल यहाँ पर एब्सेंट होता है। स्टोमेटा क्या है, देखिए स्टोमेटा क्या होता है, लीफ की सरफेस पर नंबर ऑफ टाइनी पोर्स प्रेजेंट होते हैं, इन्हीं टाइनी पोर्स को ही बोलते हैं स्टोमेटा। अब स्टोमेटा में जो टाइनी पोर्स है ना, ये क्या है, देखिए ये जो है ना टाइनी पोर्स, इसे हम स्टोमेटल पोर या स्टोमा कहते हैं। ये स्टोमेटल पोर ये गार्ड सेल के थ्रू सराउंडेड होती है। ठीक है, 1 पेयर गार्ड सेल इसे सराउंड किए होता है। डाइकॉट प्लांट में ये जो गार्ड सेल का शेप है ये कैसा होता है, बीन शेप या किडनी शेप। तो किडनी शेप या बीन शेप होता है। मोनोकॉट में ये डबल शेप होता है। तो डाइकॉट प्लांट में ये जो गार्ड सेल है वो किडनी शेप का होता है और ये जो गार्ड सेल में एक एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है। तो ये यूनिन्यूक्लिएट होता है, साथ ही साथ इसमें नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अभी जो गार्ड सेल है फर्दर सराउंडेड होती है सबसिडियरी सेल्स के थ्रू। ठीक है, अब यहाँ गार्ड सेल में क्या फंक्शन होता है, देखिए गार्ड सेल क्या करता है, ये स्टोमेटा के ओपनिंग एंड क्लोजिंग में हेल्प करता है। कैसे, जब वाटर इसमें बहुत ज़्यादा फिल हो जाता है गार्ड सेल के अंदर तो ये टर्जिड हो जाता है और टर्जिड होने की वजह से स्टोमेटा ओपन हो जाएगा। अब जब वाटर लूजिंग कर जाता है तो वाटर लॉस की कंडीशन में ये स्टोमेटा क्लोज करता है। ठीक है, फंक्शन क्या होता है स्टोमेटा के, एक तो ये गैसेस एक्सचेंज में हेल्प कर रहा है क्योंकि प्लांट जो गैसेस एक्सचेंज करती हैं वो स्टोमेटल पोर के थ्रू करती हैं। तो गैसेस एक्सचेंज, साथ ही साथ जो ट्रांसपिरेशन होता है, evaporation of water in the presence of sunlight from the surface of leaf is called transpiration। जो ट्रांसपिरेशन है ये भी स्टोमेटा के थ्रू ही होता है। तो ये 2 फंक्शन है, गैसेस एक्सचेंज एंड ट्रांसपिरेशन। अब कुछ एडिशनल पॉइंट आपके लिए है। सो ज़ीरोफाइट प्लांट होते हैं। ज़ीरोफाइट का मतलब क्या हुआ, ऐसे प्लांट जो वाटर डेफिशिएंट सॉइल में ग्रो करते हैं उन्हें हम ज़ीरोफाइट कहते हैं। तो जो ज़ीरोफाइट प्लांट होते हैं इनमें स्टोमेटा कैसा होता है, इनमें स्टोमेटा सनकिन टाइप होता है, यानी कि स्टोमेटा एक पिट के अंदर प्रेजेंट है। तो ये पिट के अंदर प्रेजेंट होता है और इसीलिए ताकि ट्रांसपिरेशन ना हो सके क्योंकि वाटर ऑलरेडी डेफिशिएंट है तो ट्रांसपिरेशन को प्रिवेंट करना है। तो यहाँ पर स्पेशल टाइप की स्टोमेटा क्या बोलते हैं, इसे सनकिन स्टोमेटा प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो सनकिन टाइप स्टोमेटा प्रेजेंट होती है कहाँ पर, ज़ीरोफाइट में, ताकि ट्रांसपिरेशन को रिड्यूस कर सके। और यहाँ पर कुछ पॉइंट है, जैसे इंसेक्टिवरस प्लांट, यू नो कि इंसेक्टिवरस प्लांट है जो इंसेक्ट को खाते हैं। ये जो इंसेक्टिवरस प्लांट या कार्निवरस प्लांट्स हैं ये फोटोसिंथेसिस तो कर सकते हैं लेकिन दीज प्लांट ग्रो इन सच सॉइल दैट आर नाइट्रोजन डेफिशिएंट। ये नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल में ग्रो करते हैं और नाइट्रोजन डेफिशिएंसी होने से प्लांट का ग्रोथ नहीं होगा क्योंकि नाइट्रोजन इज़ ए इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन नहीं होगा तो ग्रोथ नहीं होगा, तो प्लांट को प्रोटीन भी तो बनाना है, तो इसके लिए वो नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी को फुलफिल करने के लिए वो इंसेक्ट को खाती है। तो फोटोसिंथेसिस तो कर रही है, साथ ही साथ में इंसेक्ट को क्यों खा रही है, नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए। ठीक है, अब इसमें इंसेक्टिवरस प्लांट में पीचर प्लांट कॉमनली, पीचर प्लांट है,
सनड्यू प्लांट है, वेनस फ्लाई ट्रैप, दीज ऑल आर इंसेक्टिवोरस प्लांट। ठीक है, न्यूट्रिशन इन अमीबा देखते हैं। जो अमीबा में न्यूट्रिशन का प्रोसेस है, फूड इनटेक का प्रोसेस है, इसे बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस यू नो इट मीन्स सेल ईटिंग। जब कोई एक सेल कुछ खाता है तो उसे बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। क्योंकि अमीबा क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो एक सेल ईटिंग ही है, इसलिए यहाँ क्या बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। यू नो कि न्यूट्रिशन के अंदर 5 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप इज ingestion, second is digestion, third is absorption, fourth assimilation and last egestion। तो यहाँ देख लेते हैं सारे स्टेप बाय स्टेप सारे प्रोसेस को। अमीबा का पहला स्टेप क्या है, इंजेशन। तो जब भी कोई फूड पार्टिकल, ये अमीबा सेल है, ये फूड पार्टिकल है, तो फूड पार्टिकल जब अमीबा सेल के कांटेक्ट में आता है तो अमीबा सेल क्या करेगी, इस फूड पार्टिकल को स्यूडोपोडिया के थ्रू कवर कर लेती है। ठीक है, तो स्यूडोपोडिया से कवर करके इसको फिर किस में ले लेगा, अंदर फूड वैक्यूल के अंदर। तो अब इंजेशन हो गया कि खाना क्या हो, जो फूड पार्टिकल है वो स्यूडोपोडिया की हेल्प से किस में आ गया, फूड वैक्यूल के अंदर। अब होगा सेकंड स्टेप डाइजेशन। डाइजेशन में क्या होता है, जो सराउंडिंग साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म ही इस फूड वैक्यूल के अंदर एंजाइम का सिक्रेशन करती है, जिससे फूड का डाइजेशन हो पाता है। सराउंडिंग साइटोप्लाज्म सिक्रीट एंजाइम्स इनटू द फूड वैक्यूल सो दैट फूड कैन डाइजेस्ट। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन क्या है कि जो भी फूड यहाँ पर डाइजेस्ट हो रखा है ना, वो सिंपल डिफ्यूजन की प्रोसेस है, साइटोप्लाज्म के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। तो डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स, डाइजेस्टेड फूड मटेरियल आर डायरेक्टली एब्जॉर्ब इनटू द साइटोप्लाज्म बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है, उसके बाद होता है एसिमिलेशन की मैकेनिज्म। एसिमिलेशन क्या होता है, जो भी फूड इसकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो रहा है, इसका यूज़ करेगा अमीबा किस में, ग्रोथ करने में, रिपेयर करने में, रिप्रोड्यूस करने में इसका यूज़ कर लेता है। ठीक है, लास्ट स्टेप इज इजेशन। इजेशन क्या होता है, जो भी अनडाइजेस्टेड वेस्ट पार्टिकल्स होती हैं, उस वेस्ट मटेरियल को अमीबा अपनी बॉडी सरफेस से, सेल सरफेस से रिमूव करते हुए आगे बढ़ जाती है। दिस इज इजेशन। अभी वापस से क्लियर कर लीजिए, इजेशन क्या होता है, the amoeba intake their food particle with the help of pseudopodia into the food vacuole. Second is digestion. The surrounding cytoplasm secrete enzyme into the food vacuole to digest food. Third, absorption. The digested food material is directly absorbed into the cytoplasm by the process of diffusion. And egestion क्या है, the undigested waste material is removed by the cell surface of amoeba। ठीक है, किसी भी स्पॉट से रिमूव कर देते हैं, कोई पर्टिकुलर रीज़न नहीं है कि माउथ और एनस का काम करे, किसी भी रीज़न से इनटेक कर सकता है, किसी भी रीज़न से ये इजेशन भी कर सकता है। न्यूट्रिशन इन अमीबा पढ़ लिया हो, पैरामीशियम, इन दोनों में न्यूट्रिशन की पूरे स्टेप सेम है। जो डिसिमिलरिटीज़ है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये पैरामीशियम का स्ट्रक्चर है, इसे हम स्लीपर एनिमल भी कहते हैं क्योंकि इसका शेप कैसा होता है, स्लीपर की तरह, इसलिए इसे बोलते हैं स्लीपर एनिमल। यहाँ पर इंजेशन और इजेशन के रिगार्डिंग ही कुछ पॉइंट आपको बताना है। जैसे अमीबा में कोई भी रीज़न से वो फूड को इंटेक कर सकता है, इंजेशन कर सकता है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, माउथ होता है, जिसे हम साइटोस्टोम कह रहे हैं। तो पैरामीशियम एक पर्टिकुलर रीज़न से फूड का इंटेक करता है, जिसे बोलते हैं साइटोस्टोम या माउथ या गलेट भी बोलते हैं। और इसी के पीछे एनल पोर साइटोपाइक प्रेजेंट होता है, और इसी साइटोपाइक के थ्रू ये इजेशन की प्रोसेस करता है। ठीक है, तो विद द हेल्प ऑफ सिलिया पैरामीशियम इंटेक देयर फूड मटेरियल इनटू द साइटोस्टोम। तो सिलिया जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, इसे सिलिया की हेल्प से जो पैरामीशियम में फूड को किस में लेके आता है, माउथ में, साइटोस्टोम में, और फाइनली यहाँ से करके कहाँ जाएगा, फूड वैक्यूल में। उसके बाद सेम स्टेप है कि साइटोप्लाज्म सीक्रेट करेगा एंजाइम, फूड डाइजेस्ट करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, और जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट हैं वो साइटोपाइक के थ्रू बॉडी से बाहर रिलीज आउट कर दी जाती हैं। ठीक है, नाउ डाइजेशन, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। तो ह्यूमन बीइंग में भी वो 5 स्टेप्स होते हैं। इंजेशन, सबसे पहले इंजेशन की बात करें तो इंजेशन क्या है, सिंपली
फूड को माउथ बगल कैविटी में इनटेक करना ही क्या होता है, इंजेशन। अब हम बात करते हैं डाइजेशन। उसके पहले हम समझ लेते हैं कि एलिमेंट्री कैनाल क्या है। देखिए, एलिमेंट्री कैनाल पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक को कहते हैं। और एलिमेंट्री कैनाल में कौन कौन से पार्ट्स आते हैं? माउथ, पैरिंग्स, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एनस। ठीक है, क्या क्या पार्ट आ गए? माउथ, पैरिंग्स, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एनस। अभी इससे एलिमेंट्री कैनाल से एसोसिएटेड दो ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होती हैं। एक क्या है? लार्जेस्ट ग्लैंड लीवर है, और सेकंड क्या है? पैनक्रियाज। तो दो ग्लैंड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से एसोसिएटेड होती हैं, लीवर एंड पैनक्रियाज। ठीक है, हमें सेकंड स्टेप पढ़ना है डाइजेशन। तो डाइजेशन है क्या? द ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स वाटर इनसॉल्युबल सब्सटेंस इनटू सिंपल वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस इज कॉल्ड डाइजेशन। तो वाटर इनसॉल्युबल कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को वाटर सॉल्युबल सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक करना ही डाइजेशन है। और यहाँ पे जैसे हम फैट की बात करें तो फैट कॉम्प्लेक्स फूड है, इसको डाइजेस्ट करेंगे तो डाइजेशन के बाद सिंपल क्या बनेगा? फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। वैसे ही कार्बोहाइड्रेट स्टार्च है, स्टार्च कॉम्प्लेक्स फूड है, इसका ब्रेक डाउन करेंगे तो किस में कन्वर्ट होगा? ये ग्लूकोज में, ये सिंपल सब्सटेंस हो गया। वैसे ही प्रोटीन है, कॉम्प्लेक्स फूड, ये डाइजेस्ट होगा, क्या बनेगा? एमिनो एसिड। ठीक है, अब यहाँ पर ओवरऑल सिंपलेस्ट फूड की बात करें तो सिंपलेस्ट फूड क्या होता है? ग्लूकोज, है ना। ग्लूकोज सिंपलेस्ट फूड है, इसको डाइजेस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, ये तो डाइजेस्ट बिल्कुल डाइजेशन के बाद ही स्मॉलेस्ट पार्ट हो जाता है, ये डायरेक्टली बॉडी में अब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, अभी पूरे एलिमेंट्री कैनाल्स को हम देख रहे हैं तो एलिमेंट्री कैनाल का टोटल लेंथ होता है 9 मीटर, और माउथ से ही डाइजेशन की प्रोसेस शुरू हो जाती है। ठीक है, तो देखते हैं माउथ में सैलिवरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है, और सैलिवरी ग्लैंड से क्या सीक्रेट होता है? सलाइवा। तो सैलिवरी ग्लैंड सीक्रेट सलाइवा, और सलाइवा यहाँ पर जो इसका पीएच होता है वो 6.8 यानी कि स्लाइटली एसिडिक होता है, स्लाइटली एसिडिक होता है। सलाइवा में क्या है? सैलिवरी एमाइलेज। क्या होता है? सैलिवरी एमाइलेज, जैसे हम टाइलिन भी कहते हैं। और जो सैलिवरी एमाइलेज है ना, ये कार्बोहाइड्रेट पर वर्क करता है। तो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने का काम कौन करेगा? एमाइलेज। जहाँ भी एमाइलेज दिखाई पड़े वो किस पर काम करेगा? कार्बोहाइड्रेट पर। ठीक है, तो माउथ में सलाइवा हो गया, इसका ये काम हो गया। और एक चीज़ है म्यूकस। म्यूकस पूरे एलिमेंट्री कैनाल में सेक्रेट होती है। म्यूकस लुब्रिकेंट का काम कर रहा है, तो पूरे माउथ से लेकर के रेक्टम एनस तक म्यूकस का सिक्रेशन होता रहता है। ठीक है, तो एमाइलेज यहाँ पर हो गया। उसके अलावा कुछ एंटीबैक्टीरियल केमिकल्स भी सीक्रेट होती है, जैसे कि थायसाइनेट, ये भी सीक्रेट होता है माउथ में। अब यहाँ पर हो गया माउथ में सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हुआ, वो भी कम्प्लीटली नहीं है। शेविंग करने के प्रोसेस में कुछ 40% कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होते हैं। ठीक है, इसलिए कहते हैं खाने को अच्छे से चीव करके खाना चाहिए, क्योंकि इस प्रोसेस में सलाइवा मिक्सअप होता है फूड से, और फूड का डाइजेशन करता है। अब आते हैं फैरिंग्स में। फूड फैरिंग्स से होकर के, इसोफेगस से होकर के कहाँ पहुँचता है? स्टमक में। अब ये तो कि फैरिंग्स है, फैरिंग्स एक लॉन्ग ट्यूब है, इसकी लेंथ कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। तो ये जो इसोफेगस है ना, इसोफेगस 25 सेंटीमीटर लेंथ की होती है, और यहाँ पर फूड का कंडक्शन होता है। ये जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल इज कॉल्ड पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। और इसी मूवमेंट की वजह से फूड क्या इसके आगे बढ़ता है। तो इसोफेगस का काम क्या है? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करना, और इसी की वजह से फूड का क्या होता है? कंडक्शन होता है। फूड कहाँ पहुँच जाता है? स्टमक में। ठीक है, तो इसोफेजियल स्फिंक्टर के थ्रू के कहाँ पहुँच गया? स्टमक में। स्टमक में क्या होता है? म्यूकस की थिक लाइनिंग प्रेजेंट होती है। तो म्यूकस की थिक लाइनिंग स्टमक पे प्रेजेंट होती है। इसका क्या काम है हम समझते हैं। तो स्टमक वाइडेस्ट पार्ट है हमारे एलिमेंट्री कैनाल का। तो पूरे एलिमेंट्री कैनाल का जो वाइडेस्ट पार्ट वो क्या है? स्टमक है। स्टमक में सीक्रेट गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट होती है। स्टमक में क्या प्रेजेंट है? गैस्ट्रिक ग्लैंड, और इससे सिक्रेशन किसका होता है? HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, पेप्सिन और रेनिन का। ठीक है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड यहाँ पर क्यों सीक्रेट हो रही है इसका भी बताते हैं। जो HCl है, यहाँ HCl की वजह से जो pH वैल्यू यहाँ मेंटेन होती है वो 1.5 से लेकर के 3 होता है, यानी कि एसिडिक इन्वायरमेंट यहाँ पर क्रिएट होता है। HCl की वजह से यहाँ एसिडिक इन्वायरमेंट है, और ये जो HCl है ना, अगर हमारे स्किन पर गिर जाए तो स्किन बर्न कर जाता है।
लेकिन इस HCl का कोई भी हार्मफुल इफेक्ट इस स्टमक पर अभी नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि स्टमक की वॉल पर क्या प्रेजेंट है? थिक म्यूकस की लेयर, और ये जो म्यूकस की लेयर है वो रिप्लेस होता रहता है, और इसीलिए HCl इसकी वॉल तक नहीं पहुंच पाता है। ठीक है, तो HCl का काम क्या है? यहाँ पर 3 फंक्शंस आपको याद रखने हैं। एक तो ये कि जब खाना यहाँ पर पहुँचता है स्टमक में, तो एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है ना, तो यहाँ पे फूड स्पॉइल कर सकता है, और 2 से 6 घंटे तक यहाँ पे स्टे करता है फूड। तो पहला काम तो ये है कि प्रिवेंट स्पॉइलेज ऑफ फूड मटेरियल, ये स्पॉइलेज को प्रिवेंट करता है। साथ ही साथ यहाँ पे कुछ बैक्टीरिया अगर आती हैं तो उन हार्मफुल बैक्टीरियाज को भी किल कर देता है। स्पॉइलेज को प्रिवेंट कर रहा है, हार्मफुल बैक्टीरियाज को किल करता है। साथ ही साथ जो एंजाइम्स यहाँ सेक्रेट हो रही हैं जैसे कि पेप्सिन और रेनिन, तो पेप्सिन एंजाइम एसिडिक पीएच पर ही काम करता है। तो पेप्सिन एक्ट ऑन एसिडिक पीएच, इसलिए HCl का होना यहाँ जरूरी है। HCl नहीं होगा तो पेप्सिन का काम नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो HCl का 3 फंक्शंस आपको क्लियर हो गया। पहला क्या होता है? प्रिवेंट स्पॉइलेज ऑफ फूड मटेरियल। सेकेंड क्या हो गया? इट किल्स हार्मफुल बैक्टीरिया। एंड थर्ड क्या हो गया? इट एक्टिवेट्स एंजाइम लाइक पेप्सिन। पेप्सिन, अब ये तो केमिकल हो गया HCl, उसके अलावा कुछ एंजाइम जैसे कि पेप्सिन है। पेप्सिन का काम क्या होता है? प्रोटीन डाइजेस्ट करना। तो पेप्सिन स्टमक में प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। रेनिन क्या है? ये मिल्क प्रोटीन का कोगुलेशन करता है, एक तरह से कह सकते हैं कि डाइजेशन करता है। तो मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम रेनिन करता है। बच्चों में रेनिन एंजाइम ज़्यादा पाया जाता है, बड़ों में कंपेरेटिवली कम पाया जाता है। ठीक है, तो पेप्सिन का क्लियर हो गया, ये प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स हो गए। अब यहाँ से फूड पहुँचता है कहाँ पर? स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो ये देखिए, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो बिगनिंग पार्ट है ना, C शेप का होता है, इसे हम बोलते हैं ड्यूडेनम। ये जो C शेप का स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है ना, यहीं पर लीवर से सीक्रेट होता है बाइल जूस, और पैंक्रियास से सीक्रेट होता है पैंक्रियाटिक जूस। ठीक है, तो ये जो ड्यूडेनम वाला पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, यहीं बाइल जूस का भी सिक्रेशन होता है और पैंक्रियाटिक जूस का भी। तो समझते हैं, जो लीवर है ना, तो लीवर लार्जेस्ट ग्लैंड है, और लीवर में क्या सीक्रेट हो रहा है? बाइल जूस। बाइल जूस में बाइल सॉल्ट होते हैं, बाइल पिगमेंट्स होते हैं। तो बाइल सॉल्ट है, जो कि बाइल सॉल्ट का काम होता है फैट का इमल्सिफिकेशन कराना। इमल्सिफिकेशन का मतलब क्या हुआ? लार्जर ग्लोब्यूल्स ऑफ फैट को स्मॉलर ग्लोब्यूल्स में ब्रेक करना, है ना। ब्रेक डाउन ऑफ लार्जर ग्लोब्यूल्स ऑफ फैट इनटू द स्मॉलर ग्लोब्यूल्स इज कॉल्ड इमल्सिफिकेशन। बाइल जूस का काम पूछा जाता है कि 2-3 फंक्शंस बताइए। तो एक तो हो गया इमल्सिफिकेशन करता है, तो दूसरा काम क्या होता है? ये जो एल्कलाइन पीएच को मेंटेन करता है, अल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करता है, क्योंकि जो पैंक्रियाटिक जूस सीक्रेट होंगी ना, पैंक्रियाटिक जूस अल्कलाइन पीएच पर ही काम करती हैं। अब इस टाइम में क्या था? एसिडिक इन्वायरमेंट। अब यही एसिडिक इन्वायरमेंट के साथ फूड आगे पहुंचा है स्मॉल इंटेस्टाइन पर, तो इस एसिडिक इन्वायरमेंट पर पैंक्रियाटिक जूस काम नहीं कर पाएगा, तो मीडियम को किस में कन्वर्ट करना होगा? अल्कलाइन में। तो यहाँ बाइल सॉल्ट है, बाइल सॉल्ट मीडियम को अल्कलाइन में कन्वर्ट कर देता है, साथ ही साथ फैट का इमल्सिफिकेशन करता है। तो और बात कर लिए कि लीवर बाइल जूस का सिक्रेशन तो लीवर करता है, लेकिन इसका स्टोरेज कौन करेगा? तो लीवर से ही लगा हुआ एक छोटा सा ग्लैंड होता है, इसे बोलते हैं गॉल ब्लैडर। तो गॉल ब्लैडर एक रीजन होता है जिसमें बाइल जूस का स्टोरेज होता है। ठीक है, तो बाइल जूस स्टोर कौन करता है? गॉल ब्लैडर करता है, जो कि लीवर से ही जुड़ा हुआ पार्ट होता है। ठीक है, तो लीवर का काम क्या हो गया? बाइल जूस को सीक्रेट करना। बाइल जूस में क्या क्या चीज़ें हैं? बाइल सॉल्ट और बाइल पिगमेंट है। बाइल सॉल्ट क्लियर हो गया। बाइल पिगमेंट में बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन आता है, जो कि वेस्ट मटेरियल होते हैं जो लीवर प्रोड्यूस कर रहा है, और इसको एक्सक्रीट करता है ये। ठीक है, तो लीवर बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन को भी बाहर निकालता है। तो ये हो गया लीवर के बारे में। अब हम बात करते हैं पैंक्रियाज से क्या काम हो रहा है। पैंक्रियाज जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है वो पैंक्रियाज है। पैंक्रियाज सीक्रेट क्या करता है? पैंक्रियाटिक जूस। और पैंक्रियाटिक जूस किस पर काम कर रहा है? अल्कलाइन मीडियम पर काम करता है। ठीक है, तो बाइल जूस से वो मीडियम क्रिएट कर लिया। अब पैंक्रियाटिक जूस में क्या क्या प्रेजेंट होता है? इसमें प्रेजेंट है ट्रिप्सिन और लाइपेज। ट्रिप्सिन क्या करेगा? ये भी प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम करता है। अभी लाइपेज यहाँ पर शुरुआत हो गई, तो लाइपेज नाम जब भी आए तो लाइपेज का काम होता है इमल्सिफाइड फैट को डाइजेस्ट करना। इमल्सिफाइड फैट को डाइजेस्ट कौन कर रहा है? लाइपेज। ठीक है, तो यहाँ पे बाइल जूस ने क्या किया? फैट को इमल्सिफाई कर दिया। अब पैंक्रियाज का काम शुरू हो गया। अब पैंक्रियाज से जो सीक्रेट हुआ लाइपेज, ये क्या करेगा? इमल्सिफाइड फैट को डाइजेस्ट करेगा। ठीक है, अब वो उस पर काम कर सकता है।
अभी आगे बात करते हैं, अब यहाँ से फूड कहाँ पहुँचा, स्मॉल इंटेस्टाइन में आगे पहुँचता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में आगे इंटेस्टाइनल जूस का सिक्रेशन होता है। अब लेंथ की बात करें तो सबसे ज़्यादा लेंथ इसी की होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन 6 मीटर लॉन्ग होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ कितनी है, 6 मीटर लॉन्ग है। टोटल लेंथ 9 मीटर है, जिसमें से ये 6 मीटर लॉन्ग हो गया, ठीक है। तो इसमें इंटेस्टाइनल जूस सीक्रेट हो रहा है और इसमें बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि लाइपेज यहाँ भी है, एमाइलेज है, सुक्रेज है, माल्टेज है ना, एमिनोपेप्टाइडेज है। तो इनका काम होता है फर्दर बिल्कुल स्मॉलेस्ट पार्ट में ब्रेक कर देना। तो एमाइलेज यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करेगा, लाइपेज फैट को इसने ब्रेक किया, लाइपेज ने ब्रेक किया इधर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल फाइन पार्टिकल यानी कि फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में ब्रेक कर जाएगा। तो लाइपेज यहाँ पर क्या करेगा, फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में ब्रेक कर देगा। सुक्रेज ये सुक्रोज पर काम करेगा। एमिनोपेप्टाइडेज जो प्रोटीन के कुछ पार्ट्स जो पेप्टोन्स बने हुए हैं, उसको ये एमिनो एसिड में ब्रेक कर देगा। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर कंप्लीट जूस सिक्रेशन हो जा रहा है इंटेस्टाइनल जूस से, सारे डाइजेशन कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में जब डाइजेशन कंप्लीट हो गया तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, एब्जॉर्प्शन। तो यहीं पर एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस शुरू होती है। एब्जॉर्प्शन के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या है, इंटेस्टाइन के वॉल में ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये क्या है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, विले बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विलाई। विलाई, ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, इसके ऊपर माइक्रोविलाई भी प्रेजेंट होती हैं। विलाई और माइक्रोविलाई मिलकर के सरफेस एरिया को कितना बढ़ाती है, 600 गुना। तो विलाई इंक्रीजेस सरफेस एरिया 600 टाइम्स। और ये गुड एडेप्टेशन है ना स्मॉल इंटेस्टाइन के लिए। जब सरफेस एरिया काफ़ी ज़्यादा होगा तो एब्जॉर्प्शन के लिए ज़्यादा सरफेस एरिया मिल गया, तो अच्छे से एब्जॉर्प्शन हो पाएगा फूड मटेरियल का। तो पूछा जाता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में वो क्या एडेप्टेशन पाया जाता है कि फूड यहाँ एब्जॉर्ब होता है। तो क्या बताएंगे, यहाँ पर क्या होता है, विलाई, विलाई और माइक्रोविलाई, जिसकी वजह से सरफेस एरिया काफ़ी इन्हांस कर जाती है, 600 टाइम्स बढ़ जाती है, ठीक है। अब एब्जॉर्प्शन हो गया, एसिमिलेशन हमारी बॉडी कर लेगी, और आगे लास्ट स्टेप क्या हो जाता है, डाइजेशन। अभी यहाँ एब्जॉर्प्शन में यहाँ फूड मटेरियल तो यहाँ एब्जॉर्ब होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है, यहाँ पर वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। तो लार्ज इंटेस्टाइन 1.5 मीटर लॉन्ग होता है। डायमीटर में देखा जाए तो स्मॉल इंटेस्टाइन का डायमीटर कम होगा, लार्ज इंटेस्टाइन का डायमीटर ज़्यादा होता है, ठीक है। लेंथ में ये कम होती है। तो लार्ज इंटेस्टाइन में किसका एब्जॉर्प्शन होगा, वाटर का, जबकि डाइजेस्टिव फूड मटेरियल का एब्जॉर्प्शन कहाँ पर होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब जो अभी ये जो आप जहाँ जहाँ देखिए ट्यूब है ना, ट्यूब इसोफेगस हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, तो हम कह सकते हैं पूरे गट में एक जो प्रोसेस है ना पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट का, ये पूरे गट में चलता रहता है, और इसी मूवमेंट की वजह से फूड आगे की तरफ कंडक्ट होता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, तो यहाँ भी कौन सा मूवमेंट हो रहा है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। आगे भी कौन सा मूवमेंट होगा, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, ठीक है। फिर अब जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट पार्टिकल बचे हैं, वेस्ट फूड बचा है, वो बॉडी से रेक्टम एनस के थ्रू बाहर कर दिया जाता है। दिस इज कॉल्ड इजेशन। होपफुली आपको ये पूरा डाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट समझ में आ गई होगी, क्या होता है ये। डेंटल कैरीज एंड डेंटल प्लाक। तो डेंटल कैरीज है क्या, जब हम दांतों को प्रॉपर क्लीन नहीं करते हैं तो एसिड फॉर्मिंग बैक्टीरिया उस पर काम करती हैं और हमारे टिथ की इनेमल और डेंटाइन की लेयर को डिग्रेडेट करना शुरू कर देती हैं, जिससे कि टिथ में होल होना शुरू हो जाता है, कैविटी का फॉर्मेशन होता है, जिसे बोलते हैं डेंटल कैरीज या डेंटल कैविटी। तो क्या होता है डेंटल कैविटी, द फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल कैविटी, द फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल कैविटी इन द टिथ ड्यू टू द एक्शन ऑफ एसिड फॉर्मिंग बैक्टीरिया एंड इम्प्रॉपर डेंटल केयर, ठीक है। तो क्लियर हो गया। अब यहाँ पर टिथ आप देख रहे हैं, टिथ का स्ट्रक्चर बनाया है, ये गम है साइड में। टिथ में सबसे जो टॉप मोस्ट लेयर होती है टिथ की, वो क्या होती है, किसी एक टूथ में क्या होता है, इनामल। इनामल इज द हार्डेस्ट सबस्टेंस ऑफ बॉडी। हमारी पूरी बॉडी में सबसे हार्डेस्ट कौन होता है, वो इनामल। इनामल हार्डेस्ट क्यों है, क्योंकि यहाँ पर कैल्शियम सॉल्ट, कैल्शियम फ्लोराइड CaF2
कैल्शियम फ्लोराइड की वजह से ये बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, तो हार्डेस्ट सब्सटेंस है हमारी बॉडी का। उसके बाद उसके इनामल के नीचे क्या होता है, डेंटाइन की लेयर होती है। इनामल के अंदर कौन सी लेयर होती है, डेंटाइन। उसके अंदर होता है पल्प, ठीक है, और उसके अंदर होता है रूट। तो अभी देखो आपने समझ लिया कि कैविटी क्या होता है, कि जब हम इम्प्रॉपर डेंटल केयर करते हैं तो एसिड फॉर्मिंग बैक्टीरिया इनेमल और डेंटाइन को धीरे करके डिग्रेडेट करना शुरू करती हैं और इस पर क्या होता है, होल होना शुरू हो जाता है, कैविटी जिसे बोलते हैं। नेक्स्ट है डेंटल प्लग। डेंटल प्लग क्या होता है, आपने देखा होगा बहुत लोगों के दांत थोड़ा येलोइश लेयर स्टिकी हो जाता है, स्टिकी पार्टिकल है जो येलोइश टिथ होते हैं, वो डेंटल प्लग है। तो होता क्या है कि इफ़ द टिथ आर नॉट क्लीन्ड रेगुलरली, अगर प्रॉपरली क्लीन ना किया जाए, देन दे बिकम कवर्ड विद द स्टिकी येलोइश लेयर। तो येलोइश लेयर से कवर हो जाती है। येलोइश लेयर में है क्या, फूड पार्टिकल है और बैक्टीरिया है। तो ये जो स्टिकी येलो लेयर से कवर हो जा रहा है ना, तो ये स्टिकी लेयर क्या है, बैक्टीरिया एंड फूड पार्टिकल्स ही होती हैं। तो क्लियर हो गया। टिथ में हमारे माउथ में कितने टाइप की टिथ होती है, 4 टाइप की टिथ होती है ना। कौन कौन से, इंसीजर, कैनाइन, प्री मोलर एंड मोलर। तो मैं आपको कुछ बता दूँ, एडिशनल पॉइंट है ये 2 1 2 3 अपॉन 2 1 2 3। ये हमारे माउथ का, अगर ये माउथ पार्ट है तो इसमें हमने केवल 1 पार्ट का लिया है, ठीक है, 1 पार्ट का, अपर एंड लोअर साइड का टिथ डेंटल फॉर्मूला में इंक्लूड किया है। 2 होता है क्या, इंसीजर। 1 होता है कॉर्नर वाले जो नुकीली टिथ होती है, इसे बोलते हैं कैनाइन। उसके बाद 2 होती है प्री मोलर और बाद लास्ट में 3 होती है मोलर। तो ये हो गया कितनी, 8 16 और इधर भी कर दे तो हो जाएगा 32, ठीक है। तो 16 एंड 16 क्या हो जाएगा, 32। अच्छा, कुछ एडिशनल क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आप बताइए। अगर हम लीफ सरफेस को वैसलीन से कवर कर दे तो फोटोसिंथेसिस होगा या नहीं होगा, पहले आप खुद कोशिश कीजिए बताने की। फिलहाल मैं बता रही हूँ, वैसलीन से अगर कवर कर दे लीफ सरफेस को तो क्या होगा, वो पूरी कवर हो गई है ना, उसके स्टोमेटल पोर भी कवर हो गए हैं। तो जब ओपनिंग ही कवर हो चुकी है तो वहाँ पर गैसेस एक्सचेंज नहीं हो पाएगा और गैसेस एक्सचेंज ना होने की वजह से फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, ठीक है। तो ये भी एक क्वेश्चन और पूछा जाता है फोटोसिंथेसिस के रिगार्डिंग, कि अगर वेदर क्लाउडी है तो फोटोसिंथेसिस की रेट पर क्या असर पड़ेगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सनलाइट प्रॉपर नहीं मिल रहा, तो सनलाइट भी अफेक्ट करता है फोटोसिंथेसिस को, ठीक है। और अगर जो रोड के किनारे प्लांट्स लगे होते हैं, ट्रीज होते हैं, उस पर बहुत ज़्यादा डस्ट पार्टिकल डिपॉजिट हो जाता है। तो अगर डस्ट पार्टिकल डिपॉजिट होता रहा तो इससे क्या होगा, क्या असर पड़ेगा फोटोसिंथेसिस पर, तो भी आंसर है कि रिड्यूस कर जाता है फोटोसिंथेसिस। क्यों, क्योंकि वहाँ पर जो सरफेस है वो कवर हो गई है किससे, डस्ट पार्टिकल से, तो प्रॉपर सनलाइट भी पेनिट्रेट नहीं कर पा रहा और स्टोमेटल ओपनिंग से प्रॉपर गैसेस भी एक्सचेंज नहीं हो पा रहे, इस वजह से फोटोसिंथेसिस की रेट डिक्रीज कर जाती है, ठीक है।